हेलो स्टूडेंट। आज हम सिखा रहे हैं अंग्रेजी शब्द डैम। डैम, DHEM, डैम। ये किस तरह का अंग्रेजी शब्द है और इसका हिंदी में क्या अनुवाद है, वाक्य में इसे किस तरह से प्रयोग किया जाता है और ये क्या काम करता है। ऐसे ही इस डैम के बारे में आज हम सब कुछ सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए अब डैम को सीखना व समझना शुरू करें। देखिए स्टूडेंट, आपने दे शब्द को सीख लिया है, हमने सिखा दिया है। अब डैम को सीखने की बारी है। तो स्टूडेंट, दे के बाद डैम भी ऐसा अंग्रेजी शब्द है जो एक से अधिक चीजों यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को दर्शाने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग होता है। लेकिन इसे यानी डैम को वाक्य में वर्ब्स यानी क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। तो स्टूडेंट्स, डैम को समझने व सीखने के बारे में ये पहला स्टेप है। आप इसे अच्छे तरीके से सुनिए, पढ़िए और समझिए। यहीं से डैम को समझने की प्रक्रिया शुरू होती है। ये सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डैम को ठीक से समझना शुरू करने के लिए। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। डैम, दे के बाद डैम भी ऐसा अंग्रेजी शब्द है जो एक से अधिक चीजों यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को दर्शाने वाले नाउन्स के स्थान पर प्रयोग होता है। लेकिन इसे यानी डैम को वाक्य में वर्ब यानी क्रियाओं के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। चलिए अब इस बात को, डैम के बारे में ये समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखकर हम डैम को ठीक से समझ जाएंगे। तो देखिए एग्जाम्पल है ये। और हाँ, एक बात और कि मैं यहाँ आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट के बारे में समझा देना चाहता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी वर्ब, क्रियाओं के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में समझा देता हूँ जैसे मैंने इसे समझा है। तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को समझिए, बहुत ही गौर से समझिए, ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जिन चीजों के लिए जिन चीजों के लिए क्रियाएं करी जाती हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट को समझने का। आपको ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जिन चीजों के लिए क्रियाएं करी जाती हैं, उन चीजों को क्रिया यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, आप इसे समझना। जिन चीजों के लिए क्रियाएं करी जाती हैं, उन चीजों को क्रिया यानी वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कुछ लिखने के लिए, मतलब जो भी आप कुछ लिखना चाहते हैं उसे लिखने के लिए, यहाँ पर जाएगा कुछ लिखने के लिए लिखने की क्रिया करी जाती है। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूँ? यानी कि कुछ लिखने के लिए लिखने की क्रिया करी जाती है। तो जो चीज
लिखी जाती है, जो चीज लिखी जाती है उसे उस चीज को लिखने की क्रिया यानी राइट का ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो बहुत ही आराम से समझिए, हमें कुछ लिखने के लिए लिखने की क्रिया करी जाती है, तो जो चीज लिखी जाती है उस उस चीज को लिखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिखने की क्रिया क्या होती है? राइट। तो देखिए इसे एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल है आई रॉट एन एसे। तो देखिए यहाँ पर लिखने की क्रिया क्या है? रॉट। ये राइट की सेकंड फॉर्म है, रॉट, WROTE, रॉट। मतलब आई रॉट, मैंने लिखा। क्या लिखा? एन एसे, एक निबंध लिखा। तो यहाँ पर निबंध लिखने के लिए लिखने की क्रिया करी गई। निबंध लिखने के लिए मैंने लिखने की क्रिया करी। तो ये जो निबंध है, एसे, ये लिखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल करेक्ट कॉन्सेप्ट। तो ये ऐसे जो है यहाँ पर लिखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं लिखता लेटर, तो लेटर लिखने के लिए लिखने की क्रिया करी जाती, तो फिर लिखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या होता? लेटर। अगर मैं लिखता बुक, तो लिखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होता बुक। या न्यूज़पेपर लिखता तो न्यूज़पेपर होता लिखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से जो है ऑब्जेक्ट होता है क्रिया का। एक और एग्जांपल देखिए, कुछ काटने के लिए, मतलब कुछ काटने के लिए काटने की क्रिया करी जाती है। कुछ काटने के लिए काटने की क्रिया करी जाती है। कौन सी? कट। और भी होंगी। तो जो चीज काटी जाएगी, जो चीज काटी जाएगी उस चीज को काटने की क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जो भी चीज काटी जाएगी, जैसे देखो हरी कट एन एप्पल। हरी जो है एक लड़के का नाम है, वो एक एप्पल को काटने की क्रिया करता है। तो एप्पल जो है उस काटने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। हरी कट एन एप्पल, हरी सेब काटता है। तो उसने सेब काटने के लिए जो क्रिया करी, वो उस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल। तो स्टूडेंट देखो, मुझे उम्मीद है कि आप ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ रहे होंगे। तो एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कुछ बांटने के लिए बांटने की क्रिया करी जाती है। भाई चीजों को बांटने के लिए बांटने की क्रिया करी जाती है। तो जो चीज बांटने की क्रिया करने के लिए, जो चीज बांटी जाती है, मतलब बांटने की क्रिया करने के लिए जो चीज बांटी जाती है, उस चीज को बांटने की क्रिया का ऑब्जेक्ट कहते हैं। भाई जिस चीज को बांटने की क्रिया करी जाएगी, जिस चीज को, तो वही चीज जो है उस बांटने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होगी। यहाँ पर बांटने की क्रिया दी गई है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना या वितरित करना। तो अब वितरित, किसी चीज को वितरित करने या बांटने के लिए बांटने की क्रिया करी जाएगी। अब बांटने की क्रिया का वही चीज ऑब्जेक्ट होगी। जैसे देखिए, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट की सेकंड फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब अध्यापक ने बांटी। क्या बांटी भैया? स्वीट्स। तो स्वीट्स को बांटने के लिए बांटने की क्रिया करी। तो स्वीट्स जो है इस डिस्ट्रीब्यूट का ऑब्जेक्ट है। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बांटने की क्रिया है डिस्ट्रीब्यूट, इसका ऑब्जेक्ट है स्वीट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जिसको ये मिठाइयाँ बांटी हैं स्टूडेंट्स हैं, तो ये स्टूडेंट्स भी इस डिस्ट्रीब्यूट क्रिया का ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है इनडायरेक्ट। इनका दो, यहाँ पर अब दो ऑब्जेक्ट हो गए। इसको बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्वीट्स को, और जिसको बांटी गई है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि बांटने के लिए पहले स्वीट्स की जरूरत होगी, और जिसको बांटी जाएगी वो बाद में होंगे, तो उसका जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अध्यापक ने बच्चों को मिठाइयाँ बांटी, तो ये जो मिठाइयाँ हैं डिस्ट्रीब्यूट क्रिया का ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और स्टूडेंट है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से
यह देम जो आज हम सीख रहे हैं देम को, ये भी ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, चीजों की तरह प्रयोग होता है, चीजों के नाम की जगह। वो चीजें हैं एक से अधिक चीजें हैं, उनको दर्शाने के लिए देम का प्रयोग होता है और ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट ही बनता है। तो इस तरह से यह देम भी वर्ब को के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए हम देम का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता हुआ देखेंगे, यानी कि क्रिया का ऑब्जेक्ट, क्रिया वर्ब, इसे वर्ब का ऑब्जेक्ट होते हुए देखेंगे। जैसा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्रयोग होते हुए देखा नाउन को, यहाँ पर नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता हुआ देखा है। लेकिन अब हम प्रोनाउन को, जो कि देम है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता हुआ देखकर हम इसे अच्छी तरह से प्रयोग करना सीख जाएंगे। मतलब चीजों को प्रयोग होता हुआ देखकर ही, चीजों को उनके कामों में, उनके द्वारा किए जाने वाले कामों में प्रयोग होता हुआ देखकर ही हम उन्हें प्रयोग करना सीखते हैं। तो इसी तरह से हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अंग्रेजी सीखने का मतलब है अंग्रेजी शब्दों को सीखना, और किसी चीज को सीखने का अभिप्राय ये होता है कि उनके कार्य अनुसार उन्हें प्रयोग करना, प्रयोग होते हुए देखना, उनकी पहचान करना। तो यही चीज हम अंग्रेजी शब्दों को सीख रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो है देम, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है, देखिए आई नो, मैं जानता हूँ, रतन एंड महेश, ये दो बच्चे हैं, ये दो व्यक्ति हैं, रतन और महेश, मैं इन्हें जानता हूँ। नो का मतलब जानता, जानना। आई नो, मैं जानता हूँ रतन एंड महेश को। तो देखिए यहाँ पर जो क्रिया है वो नो, जानने की, तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है नाउन, दो ऑब्जेक्ट है, एक रतन हो गया और महेश, ये दो नाउन है। अब यानी कि रतन और महेश को जानने के लिए जानने की क्रिया करी जाएगी, मैंने करी, तो अब इसीलिए ये रतन और महेश नो क्रिया का ऑब्जेक्ट हुए। अब देखिए हम इन दोनों नाउन की जगह हम प्रोनाउन यूज करेंगे। ये दो है ना, एक से अधिक है, तो आप देखिए इसमें है आई नो देम, आई नो देम, मैं उन्हें, तो यहाँ देम का हिंदी में मतलब है उन्हें, आई नो देम, मैं उन्हें जानता हूँ। तो ये देखिए किन्हें किन्हें जानता हूँ, महेश और वो रतन और महेश को। तो रतन और महेश की जगह आया देम, व्यक्तियों के नाम की जगह, एक से अधिक व्यक्ति हैं उनके नाम की जगह ये देम का प्रयोग हुआ है क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो देखिए इस तरह से आप प्रयोग देखिए, और प्रयोग से आप इस देम को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे। जैसा प्रयोग आप देखेंगे वैसे ही उन्हें करेंगे। अब देखिए यह है द टीचर कॉल्ड देम, द टीचर यानी अध्यापक ने, कॉल्ड बुलाया, उन्हें, उन्हें बुलाया, किन्हें, जो व्यक्ति हैं, एक से अधिक व्यक्ति हैं कोई होंगे, उन्हें बुलाया। मान लीजिए यही हो जाए रतन और महेश, तो इन्हें बुलाया। तो देखिए उन्हें बुलाने के लिए, टीचर द्वारा उन्हें बुलाने के लिए बुलाने की क्रिया करी गई। अब जिन्हें बुलाने की क्रिया करी गई है, जिन चीजों को, जिन व्यक्तियों को बुलाने की क्रिया करी गई, तो वे व्यक्ति ही उस बुलाने की क्रिया का ऑब्जेक्ट हुए। जैसा कि यहाँ पर आप देम को देख रहे हैं। तो आप और देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल में है वी हेल्प देम यस्टरडे, वी हमने, वी का मतलब हमने, हेल्प मदद की, अब मदद करने की क्रिया करी, अब जिनकी मदद करने की क्रिया करी है वही व्यक्ति, जिन व्यक्तियों की मदद करने की क्रिया करी है वही व्यक्ति इस मदद करने की क्रिया का ऑब्जेक्ट हुए। तो किनकी मदद करी, उनकी, तो वो कई सारे लोग होंगे, उनके नाम की जगह हमने देम का प्रयोग हुआ है। ये देखिए ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट,
क्योंकि उनको उनकी मदद करने की हमने क्रिया करी थी, तो वही इस मदद करने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होंगे। अब अगला देखिए, प्लीज गिव द बुक्स, प्लीज गिव द बुक्स टू देम। कोई कह रहा है कि किताबें जो है दे दो, कृपया किताबें दे दो। किन्हें दे दो भाई? सबको नाम तो नहीं बताया, उनके नाम की जगह यहाँ पर देम कर। देम कोई मतलब विद्यार्थी होंगे, कई सारे होंगे। तो ये देखिए, देने की जो क्रिया करी है, किताबें देने की क्रिया जो करी है, वो उन्हें करी है। तो ये जो उन्हें, पहले तो किताब है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द बुक्स, क्योंकि बुक्स ही दी जाएंगी पर सबसे पहले बुक्स उठाई जाएंगी, तो ये डायरेक्ट हो गया गिव का ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बुक्स। और जिन्हें दी जाएंगी वो देम है, वो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी आप अंतर यहाँ पर समझ पा रहे हैं और समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। अब अगला देखिए, आई सा, मतलब किसी को देखने के लिए, देखने की क्रिया करी मैंने। अब जिसे देखने के लिए मैंने देखने की क्रिया करी, वही वही व्यक्ति जो है देखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पर उनका नाम तो नहीं दिया, लेकिन उनके नाम की जगह जो प्रोनाउन आता है थर्ड पर्सन का, वो मैंने यहाँ पर दिया। तो आई सा देम, मैंने उन्हें देखा। इन द मार्केट, बाजार में। तो ये हम देम को सीख रहे हैं यहाँ पर केवल, साथ साथ में अन्य शब्दों को भी यहाँ पर सीख सीख सकते हैं आप अगर चाहें तो। तो देखिए, देखने की, उनको देखने के लिए जो मैंने क्रिया करी है, वही जो है वही व्यक्ति इसकी देखने की क्रिया का ऑब्जेक्ट हुए, यानी कि देम, मैंने उन्हें देखा। अब देखिए, द डॉग, कुत्ता है कोई, फॉलो किया, पीछा किया उनका, देम। अब देखिए, कुत्ते ने उनका पीछा करने के लिए जो पीछा करने की क्रिया करी है, वही जिन जिन चीजों का पीछा करने के लिए क्रिया करी है, वही पीछे करने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होंगे, देम। तो ये देम जो ऑब्जेक्ट है, तो कुत्ते ने उनका पीछा किया। अब देखिए, मदर कुक्ड फूड, माँ ने भोजन बनाया। फॉर अस, तो यहाँ पर फॉर देम, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, फूड और देम। तो यहाँ पर फूड जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, माँ ने भोजन बनाया, क्योंकि भोजन बनाने के लिए जो क्रिया करी है, मतलब तो भोजन बनाने के लिए, तो भोजन जो है उस बनाने की क्रिया का ऑब्जेक्ट है भोजन, तो ये फूड हो गया। अब भोजन जिसके लिए बनाया है, वो भी तो कुक्ड का ऑब्जेक्ट है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, देम। भोजन उनके लिए बनाया माने। अब वी शुड रेस्पेक्ट, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट, हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। किनका? उनका। होंगे कोई लोग, हमें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो उनका रेस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान करने के लिए, सम्मान करने की क्रिया करी, हमें करनी चाहिए। तो जिनका रेस्पेक्ट करने के लिए सम्मान करने की क्रिया करी जाएगी, मैंने रेस्पेक्ट करने की क्रिया करी जाएगी, तो वे चीजें ही रेस्पेक्ट करने की क्रिया का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देम है। अब नोबडी कैन स्टॉप देम, नोबडी यानी कोई, नोबडी कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कैन स्टॉप देम मतलब उन्हें, कोई उन्हें रोक नहीं सकता। तो यहाँ पर ये नोबडी या निगेटिव सेंस है, ये प्रोनाउन है, ये नोबडी, किसी व्यक्ति का भी नाम नहीं है यहाँ पर, ये प्रोनाउन है, उनके नाम की जगह आया है ये नोबडी, कोई नहीं रोक सकता उन्हें। अब उन्हें रोकने के लिए जो क्रिया रोकने की करी, तो वे चीजें, जिन चीजों को रोकने की क्रिया करी है, तो वे चीजें ही रोकने की क्रिया का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देम है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। आई विल मीट देम टुमारो, टुमारो कल है, आने वाला कल, टुमारो। आई विल मीट, मैं मिलूंगा। अब भैया, उनसे मिलूंगा। अब उनसे, उन व्यक्तियों से मिलने की क्रिया करूंगा मैं। तो जिनसे भी मिलने की क्रिया करूंगा, वे व्यक्ति मिलने की क्रिया का ऑब्जेक्ट माने जाएंगे।
वे ही व्यक्ति उसकी मिलने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होंगे। तो यहाँ पर मैं मिलूंगा उनसे, कई सारे लोग हैं उनसे मिलूंगा मैं। कल को द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, मतलब बच्चे खेल रहे थे विद देम, उनके साथ खेल रहे थे। अब खेलने मतलब जिनके साथ खेलने की क्रिया हम बच्चे कर रहे हैं, जिनके साथ खेलने की क्रिया कर रहे हैं, तो वे ही इस खेलने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होंगे। मतलब जिन बच्चों के साथ, मतलब बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, या किसी बड़े बड़े बुजुर्ग या बड़े वयस्क के साथ बच्चे खेल रहे थे, तो जिनके साथ, जिन लोगों के साथ बच्चों ने खेलने की क्रिया करी या खेलने की क्रिया कर रहे थे, वही लोग उस खेलने की क्रिया का ऑब्जेक्ट होंगे। तो स्टूडेंट्स, तो आपको ये डैम, ये जो डैम है, इस डैम को आपने समझा, वाक्य में इसका किस तरह से प्रयोग होता है, क्रिया का ऑब्जेक्ट ये क्यों है, और क्रिया का ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये आपने ठीक से समझ लिया। और डैम का हिंदी में कौन सा अनुवाद होता है, क्या अर्थ होता है, ये भी आपने एग्जाम्पल देखकर सीख लिया, वह समझ लिया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि यह अंग्रेजी शब्द डैम आपने इस वीडियो में समझ लिया होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आपने इसे समझ लिया होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए अंग्रेजी कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए अंग्रेजी शब्द के साथ। तब तक स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, सीखते रहें, और पूरे फोकस रखें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।